आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पीयूष गोयल जी, राव साहब दानवे पाटिल जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, आज जिस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, ये बनाने की समिति के हमारे अध्यक्ष श्री मुनगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधु भगिनी, आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं। आज यहां पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहां पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था,
मगर जनादेश का द्रोह कर कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है। और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज, ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अघाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोलकर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र
एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं। और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्भू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई,
128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंहदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सी लिंक जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना, जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाना जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में 4थे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है। वो आपको याद होना चाहिए। शरद पवार जी जिस प्रकार के वादे करते हैं और जिस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं, इसका सच्चाई से किलोमीटरों तक कोई संबंध नहीं होता। झूठे आरोप कर एक विमर्श खड़ा कर एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। इस बार महाराष्ट्र की जनता महायुति के पक्ष में खड़ी है। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति
महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्थापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी और OBC, SC, BC, EWS, NT और VJNT के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए AI, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल
धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए, यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।